हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। इट मीन्स कि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, राइट? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 किया था ऑफ आवर सेम चैप्टर। उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस पढ़े थे। ओके, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए थे। आई होप सो कि वो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। और अब इस पार्ट में हम लोग जो है अपने 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। So what is the significance of energy? Differentiate between commercial and non-commercial sources of energy. ठीक है, देखो क्या बताना है हमें एनर्जी का सिग्निफिकेंस, मतलब कि एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और फिर हमें जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसे भी एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है? आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सब कुछ, और आप लोगों को पता होगा कि इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। लेकिन उसी के साथ में मैं भी आप लोगों को एक बार अच्छे से जो है पूरा कंप्लीट आंसर बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को एकदम जो है श्योरिटी हो जाएगी कि ठीक है आपको ये चीजें लिखनी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर आंसर। Energy is the most important component of economic infrastructure. It is a critical aspect of development process of the nation. It is essential for industries as no commodity is produced without using energy. ठीक है, एनर्जी में स्टूडेंट्स देखो पावर सप्लाई आ गया हमारा। एनर्जी वो सारी चीज है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है और उस हीट की वजह से फर्दर प्रोडक्शन में या किसी भी चीज के प्रोडक्शन में हेल्प होता है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं एनर्जी। जैसे कि सिंपल सी चीज है, अगर मैं कोई वुड जला रही हूँ, ठीक है, वुड को अगर मैं जला रही हूं तो उसको जलाने से हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब वो हीट प्रोड्यूस हुई, अब उस पर जो है मैं खाना बना रही हूं, तो ये एनर्जी बता रहा है। उस हीट से मैंने काम किया ना, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन किया। ऐसी थोड़ी ना मेरा मन गया कि ना मैं लकड़ी जलाऊंगी तो मैं जलाने बैठ गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो हम जो है इसे हीट प्रोड्यूस जिससे करते हैं, हीट प्रोड्यूस कर और फिर उससे जो है फर्दर कोई भी उसका यूसेज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो होता है एनर्जी। एनर्जी बहुत जरूरी है। एनर्जी के बिना जो है कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है? मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एनर्जी एक एसेंशियल रोल प्ले करती है। एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो। ओके, प्रोडक्शन विदाउट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? So nowadays, energy is used even in the agricultural sector. It is needed to operate tube wells, tractors and threshers. It is also required in houses for cooking. ठीक है, जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं बल्कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी जरूरी है, राइट? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, क्या ट्यूबवेल्स के लिए चाहिए, ट्रैक्टर्स के लिए चाहिए, थ्रेशर्स के लिए चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस कर रही है। आपने आपकी जो कार है उसमें पेट्रोल भरवाया, ओके, पेट्रोल भरवाया तो वो जो है उसको, उसमें जो भी पूरे फंक्शंस हैं उसके हेल्प से जो पेट्रोल है वो इंजन को, आपके कार का जो इंजन होगा उसको हेल्प करेगा कि वो चले, और जब इंजन चलेगा तो उसकी वजह से आपकी कार भी चलेगी, राइट? वो गर्म होगा ना। कभी अगर एकदम चलती हुई कार जब बंद की है और उसे वो उसका जो बोनट होता है वो खोल के देखिएगा, वहां से आपको गर्म लगेगा वो, ठीक है, बिकॉज गर्म हो जाता है, राइट? तो ये जो है ये एनर्जी की वजह से हो रहा है। जो एनर्जी वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगी। एनर्जी जो है वो मैं ज्यादा फिजिक्स के टर्म्स में नहीं जाऊंगी, ठीक है, बिकॉज वो क्या है ना, फिर मैं जो हूँ फिजिक्स में अच्छी तो हूँ नहीं, राइट? तो फिर वो मैं कुछ गलत बोल दूंगी, आप बोलोगे मैम आपने पता नहीं क्या बोल दिया है, आपको ये नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए हम ज्यादा फिजिक्स के टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम अपनी जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जितना समझने की जरूरत है उससे समझ लेते हैं कि एनर्जी एक वो सब्सटेंस है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है? तो इससे हमें ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? One cannot even think of a day without electricity and other sources of energy like petrol, LPG, etc. So we can say that energy is the lifeline of entire production activity. ठीक है, हम लोग एक भी दिन जो है अपना नहीं निकाल सकते हैं या इमेजिन नहीं कर सकते हैं या वो पॉसिबल नहीं होता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के।
या फिर अदर सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी होते हैं जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी एक्सेट्रा। ठीक है, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए ले लेना चाहिए हमें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम जो है बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजीली इसे कनेक्ट कर लेंगे। बाकी जो सारी एनर्जीज हैं वो ज्यादा जरूरी हम बोल देंगे कि ना, वो फिजिक्स में अगर हम पढ़ते तो हमें बिल्कुल एक एक चीज पढ़नी पड़ती, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो और भी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या है, लेकिन वो अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, राइट इसलिए हम जो है बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल से बहुत ही इजीली हम लोग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैडम नहीं, हम तो ना बिना लाइट या बिना फैन के एक दिन तो निकाल ही सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जो हो आपके फोन के बिना पूरा एक दिन निकाल सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक? आपका फोन आप चला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा हो गया कि अब टीवी भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपको फोन से ही अपना जो है पूरा दिन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो फोन है वो भी डिस्चार्ज होगा, और जब फोन डिस्चार्ज होगा तो उसको चार्ज करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तभी तो फोन चार्ज हो पाएगा, अदरवाइज कैसे होगा, राइट। अब ये भी आप लोग बोल सकते हो मैडम इन्वर्टर है ना उससे हो जाएगा, तो इन्वर्टर को भी जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तब तक वो चार्ज हुआ क्या? नहीं, पहले वो जो है पूरा चार्ज हुआ, उसके बाद में वो आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी प्रॉपर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके सब्स्टिट्यूट में, राइट। मतलब कि ऊपर से जो है बिजली मिल नहीं रही है, लेकिन जो इन्वर्टर है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इन्वर्टर को भी चार्ज करने के लिए किस चीज की जरूरत थी? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। तो ये तो हमारा डे टू डे लाइफ में हम बता रहे हैं कि हमें जो है डे टू डे लाइफ में इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो सेम चीज स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हम डे टू डे की बोल रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में और थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़े तो ये क्या शो कर रहा है आपको कि इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। इवन एग्रीकल्चर में भी जो है अब तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अगर आपको पानी भी देना है, राइट, अगर फसलों में पानी देना है तो भी उसमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है, ट्यूबवेल को रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी या आई शुड से एनर्जी क्यों इतनी जरूरी है, वो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो ही गया है। मतलब कि जो इसका सिग्निफिकेंस था वो क्लियर हो गया होगा। नाउ हमें बोला और कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोगों ने डिफरेंस लिया है, देखते हैं कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है। So commercial energy, the source of energy that are available to the users at some price are referred to as commercial energy। ठीक है, वो एनर्जी जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है वो कमर्शियल एनर्जी होती है। देखो, हम जो है अपने व्हीकल लेके गए पेट्रोल डलवाने के लिए, तो हमें जो है पेट्रोल के लिए पे करना पड़ा, तो वो जो एनर्जी है वो कौन सी हुई? वो हुई कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, हमें जो है एलपीजी गैस की जरूरत है ताकि कुकिंग हो सके, ये हुआ कमर्शियल एनर्जी। एलपीजी गैस के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं डायरेक्ट कोई बायोफ्यूल्स के थ्रू जो हूँ कुकिंग कर लूँ तो मुझे उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो किसका पार्ट होगा? वो होगा आपकी नॉन कमर्शियल एनर्जी का। ठीक है, कमर्शियल एनर्जी में मनी लगेगा, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको मनी जो है वो पे करना पड़ेगा, और नॉन कमर्शियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूजुअली अवेलेबल फ्रीली टू द यूजर्स आर रेफर्ड टू एज नॉन कमर्शियल एनर्जी। ठीक है, जो फ्रीली मिलती है वो नॉन कमर्शियल एनर्जी होती है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, ये जो है ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब में जो है यूज की जाएगी क्या? कमर्शियल एनर्जी। वैसे तो डोमेस्टिकली भी यूज की जाती है, बिकॉज आपकी कंट्री में देखो हम बोलेंगे डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कमर्शियल एनर्जी का यूज करती है, कुछ ऐसी जो नॉन कमर्शियल एनर्जी का यूज करती है, डिपेंडिंग ऑन द इनकम स्टेटस। जिसकी जितनी इनकम उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेंगे। जो पुअर लोग होते हैं वो बायोफ्यूल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स नॉन कमर्शियल एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। रीज़न कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, वो ऑलरेडी पुअर हैं, तो वो यही सोचेंगे कि जहाँ से वो थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स का अगर वो कंजम्पशन कर सके तो वो उसी का कंजम्पशन कर ले, राइट। तो जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है उसका यूजुअली यूज जो है
वो पुअर लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉड सेंस में बोलें तो, और अगर हम कहीं पर भी इसे देखेंगे तो यही चीज़ हमें पढ़ने को मिलती है कि जो कमर्शियल एनर्जी है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है, और जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल एनर्जी के कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए, और नॉन कमर्शियल एनर्जी के क्या एग्जाम्पल्स हैं? फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट दैट इज काउ डंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी के क्या बोले हम, पार्ट्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो आपकी कमर्शियल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, आप और अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ये नॉन रिन्यूएबल होती है, ठीक है। और जो आपकी नॉन कमर्शियल एनर्जी होती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। इससे जो है कमर्शियल एनर्जी से जो है आपकी जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होता है, लेकिन जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है उनसे इतना जो है हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देन आता है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, What are the 3 basic sources of generating power? ठीक है, पावर जनरेट करना, पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के 3 बेसिक सोर्सेस क्या हो सकते हैं। देखो हम लोगों ने डिफरेंट सोर्सेस पढ़े ना, कि कोल के थ्रू, वाटर के थ्रू, या कोई हम बोले नेचुरल जो हमारे सनलाइट, विंड, इनके थ्रू। तो इस वे में जो है पावर का जनरेशन हो सकता है, लेकिन हमसे स्पेसिफिकली यहाँ पे नंबर से बोला गया है कि 3 बेसिक सोर्सेज हमें बताने, ठीक है। तो हम 3 बेसिक सोर्सेज ही बताने वाले हैं। दैट मीन्स इन्हें जो है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही हमें बताना है। हम लोगों ने थर्मल पावर पढ़ा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था और न्यूक्लियर पावर पढ़ा था, राइट। बस वही चीज जो है वो 3 हम बोलेंगे बेसिक हमारे सोर्सेज ऑफ पावर हैं, दैट मीन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो द 3 बेसिक सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर आर थर्मल, hydroelectric and nuclear power. The thermal power uses heat energy as it is the base for production of electricity. ठीक है, थर्मल पावर में स्टूडेंट्स आपके आने वाले हैं कोल और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। जो ये कोल वगैरह से जो आप हम बोलें कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो आएगा आपका थर्मल में, ठीक है। फिर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, तो हाइड्रो नाम से ही समझ में आ गया वाटर, तो ये जो है वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पार्ट है। और न्यूक्लियर पावर में क्या आएगा, तो न्यूक्लियर पावर में जो नेचुरल गैसेस हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो आता है आपकी न्यूक्लियर पावर में, ओके। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है वो सबसे ज्यादा यूज तो किया जाता है, लेकिन वो स्केयर भी बनता जा रहा है। और जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन उसका यूसेज उतना नहीं है, ओके। मतलब कि वो और ज्यादा हम उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन उतने एक्सटेंट तक हम नहीं बना रहे। एंड जो न्यूक्लियर पावर है स्टूडेंट्स, वो एक गुड सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसलिए जो हमारा एक मेन मोटिव होना चाहिए कि हम थर्मल पावर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर न्यूक्लियर पावर में शिफ्ट हो, ओके। So the thermal power uses heat energy as its base for the production of electricity. Hydroelectric power involves production of electricity through the use of kinetic force of falling water. And the nuclear power involves the use of sustained nuclear fission to generate electricity. ठीक है, ये सब कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है अपने जब मैंने आपको ये सारे जो कंसेप्ट पढ़े थे उस टाइम पर, ठीक है। थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होप सो कि आप लोग वो पढ़ चुके हो और आप लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है।
द थर्मल सोर्सेज, हाइड्रोइलेक्ट्रिक सोर्सेज एंड न्यूक्लियर पावर अकाउंट्स फॉर 70%, 28% एंड 2% ऑफ द पावर जनरेशन कैपेसिटी रिस्पेक्टिवली इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि जो थर्मल सोर्सेज हैं वो 70% अकाउंट कर रहा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो है 28% और जो न्यूक्लियर पावर है वो है 2%। ठीक है, तो ये कुछ हमने बताया कि कितना प्रोडक्शन किससे हो रहा है, या हम बोले कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो कौन सी पर्टिकुलर एनर्जी पर ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो ये है कि ये जो है ये पूरा हमारा 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसमें से जो 70% है, ये 70% आ गया आपका थर्मल पावर का, 28% आ गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक का और 2% है आपके न्यूक्लियर का। ठीक है, मतलब कि जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, थर्मल सोर्सेस का। ओके, तो आई होप कि ये जो हमारे 3 बेसिक सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से 3 बेसिक सोर्सेज होते हैं ना। आप लोगों को स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन और करना है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर हमें लग रहा है, और वो इसलिए है कि आपको क्या करना है, ये जो थर्मल पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है और जो आपका न्यूक्लियर पावर है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक एक लाइन में जो है तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और तीनों का मतलब एक लाइन में आपको सब कुछ समअप करके, 1 या 2 लाइन में सब कुछ अच्छे से समअप करके इन तीनों के बारे में सब कुछ बताना है। ओके, तो उसके बाद में जो है आपका जो ये आंसर है वो काफी अच्छे से हम बोलेंगे कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What do you mean by transmission and distribution losses? How can it be reduced? Now सबसे पहली चीज तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हमें देखने कहाँ मिलते हैं? सो ये हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हमें ये देखने को मिलता है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो रहे हैं, और ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से काफी लॉस बेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है ये होता क्या है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें एक टर्म दे दिया है, उसे एक्सप्लेन कर रहा है और उसी के साथ में ये भी बोला गया हाउ दे कैन बी रिड्यूस। ठीक है, मतलब कि हमें जो है मेजर्स भी बताने हैं कि ये रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, so electric power transmission and distribution losses refer to the loss that occur in transmission between the sources of supply and the point of distribution। ठीक है, अब क्या समझ में आया हमें? देखो, एक प्लेस मान लीजिए ए, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जहाँ प्रोड्यूस हुई, क्या वहीं पर ही पूरी जो है सभी को यूज करनी है? नहीं, राइट। इसका यूसेज जो है वो पूरी कंट्री वाइड होगा, पूरी स्टेट वाइड होगा या एरिया वाइज होगा। ठीक है, तो मतलब कि इसे जो है ट्रांसमिट करना पड़ेगा केबल्स के थ्रू। केबल्स के थ्रू ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ट्रांसमिट की जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है, राइट, सेम उसी वे में ये जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, मतलब कि ट्रांसमिट की जा रही है। ठीक है, अब एक जगह पे गई, अब मान लीजिए यहाँ से जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जा रही है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक आने में हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो जितनी उन्होंने दी है उतनी पूरी आ जाए यहाँ तक वो जरूरी नहीं। अब मान लो स्टूडेंट्स, ये जो ए है इसने एक स्टेट एमपी ले लेते हैं, एमपी को ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट की। ठीक है, इन्होंने यहाँ से जो प्रोडक्शन किया था वो था कुछ 2000 वॉट्स का। जब वो ट्रांसमिट हुई तो ट्रांसमिट में कुछ 100 वॉट्स जो है वो उसका मतलब वो लूज हो गया, तो यहाँ पर एमपी को कितना मिला? 1900 वॉट्स। ठीक है, अब ये जो स्टेट है जो एक जगह पर आई है, अब यहाँ से पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का लॉस हुआ, 100 वॉट्स का। फिर जब इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 100 का जो है फिर से लॉस हो रहा है, यहाँ पर जो है 1800 ही बची।
ठीक है, मतलब कि 1900 में से सिर्फ अब 1800 बची, फिर जो है 1700, ये सिर्फ मैं लॉस का बता रही हूँ। ओके, मान लीजिए कि हमें 5500 सबको देनी है, मान लीजिए, तो अगर मुझे 5500 देनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो क्या मैं दे पाऊंगी सभी को? नहीं दे पाऊंगी। क्यों? बिकॉज इतना है ही नहीं मेरे पास में, राइट। हमारे पास में 5 + 5 कितना हो गया? 1000, 2000 एंड 2500, तो 2500 वॉट्स तो है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसके बाद में अभी ये जो ट्रांसमिट करना है उसमें और लॉस होने वाला है। इट मीन्स कि ये समझ में आया कि ये जो प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से जो फर्स्ट सप्लाई स्टार्ट हुई और एक जो एंड यूजर तक पहुंचा, वहां तक कितना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हुआ है, वो है आपका ट्रांसमिशन लॉस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, कि उसे जो है पावर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में इतना लॉस बियर करना पड़ा, राइट। इतनी जो पावर है वो उसका हमें लॉस हुआ। In other words, the loss of power that arises due to the inherent resistance and transformation inefficiencies in the electrical conductors and distribution transformers respectively are called transmission and distribution losses। ठीक है, अगर थोड़ा इसको इसके अलग वर्ड्स में हम बोलें तो क्या होगा? ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ये वो लॉस है जो कि इनकर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनएफिशिएंसीज। ठीक है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनएफिशिएंट है। इतने अच्छे, जो हम बोलें कि इतने अच्छे हमारे पास में इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स नहीं है जो कि पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे एज इट इज सेम अमाउंट में नेक्स्ट प्लेस तक पहुंचा सके। ये उनके इनएफिशिएंट होने की वजह से काफी लॉस हो रहा है और उस लॉस को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है, अगर ये जो है हमारे अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो है वो अगर एफिशिएंट हो, वो अगर सही से बनाए गए हो, जो टेक्नोलॉजीज वगैरह उनको यूटिलाइज कर अगर प्रॉपर उनका जो है उनके थ्रू अगर ट्रांसमिशन किया जाए तो इतना लॉस नहीं बियर करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो लॉस है वो बेयर करना पड़ रहा है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ट्रांसमिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो लॉस हो रहा है वही लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है, नाउ जो हमारे रीजंस बताने, मतलब कि हमें मेजर्स बताने हैं कि कैसे हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है इसे कैसे बचाया जा सकता है। सो द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। क्या क्या है ये? इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूज्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अगर प्रॉपर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी हो, तो ये जो लॉस है वो रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। अपग्रेडेड हम बोलें कि हम डाउनग्रेडेड, या जो हम बोलें कि बिल्कुल जो एक्सटेंड हो चुकी है, अब जिसका हम बोले यूज नहीं बचा है, ऐसी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लॉस तो हो गई। ओके, तो इसलिए जो अपग्रेडेड या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए ताकि ये जो लॉस है इसे हम रिड्यूस कर सके, बिकॉज ये लॉस जो है बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि ये लॉस इनकर करना पड़े किसी जो गवर्नमेंट है या जो भी इस लॉस को इनकर कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी की स्केर्सिटी है। ओके, स्केर्सिटी के होने के साथ साथ में अगर ये लॉस हो रहा है तो इस लॉस की वजह से और ज़्यादा स्केर्सिटी होगी, तो इसलिए इस लॉस को जितना ज़्यादा हो सके मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुड बी प्राइवेटाइज, दिस विल इन्फ्यूज एफिशिएंसी देयर बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे प्राइवेटाइज बनाओ। ठीक है, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही नोन फैक्ट है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा अच्छा वर्क प्राइवेट सेक्टर करती है। अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट या कोई भी न्यू प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लेना चाहें तो, ठीक है, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट सेक्टर हटाओ, वहां से पब्लिक सेक्टर को हटाओ और उसे प्राइवेटाइज बनाओ, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर आया है वो प्रॉफिट मोटिव से चलेगा, तो वो जो है ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज लेकर आएगा, एफिशिएंटली जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेजर्स लेके आएंगे, और उसकी वजह से ये जो लॉस है वो इनकर नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। ओके,
theft cases of electricity should be handled strictly by the trustworthy employees. Strict imposition of fines and penalties should be imposed. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो थेफ्ट केसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है, उस पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए. ये जो सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए. जिसने जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है वो उतना पे करे. ठीक है, बिकॉज ऐसे केसेस होते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम पे कर रहे हैं कम का. ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज जो भी एक जो सुपरवाइजर है या जो एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि देखने आया, रीडिंग लेने आया आपके मीटर्स में से कि कितनी हमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है 1 मंथ में, उन्हें हम कोई ब्राइब वगैरह दे देते हैं, उन्हें पटा लेते हैं ताकि वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा ना आने दे. राइट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हम जो है उतना पेमेंट नहीं कर रहे हैं. तो ये एक सही चीज़ नहीं है. प्रॉपर ट्रस्टवर्दी सुपरवाइजर्स होने चाहिए, प्रॉपर ऐसे जो हैं इलेक्ट्रीशियंस होने चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो. जो जितना यूज़ कर रहा है उतना पे करो ताकि एक्चुअल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे और उसका फर्दर जो है आगे भी काम आ सके. राइट, बिकॉज गवर्नमेंट के पास में ये अमाउंट नहीं पहुंच रहा है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो है ये सारा लॉस बेयर करना पड़ रहा है. ओके, तो ये जो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है ये कम किया जा सकता है, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ अगर ये मेजर्स हम लोग लें तो. ठीक है, सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. What are the various non-commercial sources of energy? ठीक है, मतलब कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली क्या बता दिया कि नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनके वेरियस टाइप्स बताने. ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं वो हमें बताना है. ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं. सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर जनरली अवेलेबल free to the users and they do not have a recognized market are referred to as non-commercial sources of energy. ठीक है, वो commercial sources of जो non-commercial sources of energy है उसका हमने सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया, एक definition और एक जो meaning है वो समझा दिया कि जो non-commercial sources of energy है ये वो source of energy होता है जो कि free of cost मिलता है. ठीक है, this form of energy is used for domestic and for consumption purposes. For example, firewood, agricultural waste, animal waste, etc. ठीक है, ये जो कुछ एग्जाम्पल बताए हमने, जो वेरियस काइंड ऑफ नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो बताई कि फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब आते हैं हमारे नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में. ये थोड़ा सा जो टी था वो थोड़ी भूख लगी तो खा गए बनाने वाले. ठीक है, इसलिए सॉरी. These goods neither command a price nor have established markets. ना तो इनका कोई प्राइस होता है और ना ही कोई इनका established मार्केट होता है. मतलब कि आपको कोई ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा कि अच्छा यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल वेस्ट मिल रहा है. नहीं, वो जो है वो आपको एग्रीकल्चरल वेस्ट है ऐसे ही मिल जाएगा, काऊ डंग के ऐसे ही मिल जाएगा. ये जो है इनके कोई स्टैब्लिश्ड मार्केट्स नहीं होते हैं और ना ही इनके साथ में इनकी कोई प्राइजेस आती है. ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा जो नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हमारे ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने इसे आंसर कर दिया. आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट एनर्जी क्राइसिस कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये जस्टिफाई करो कि जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस मतलब क्या, कि जो डिमांड और सप्लाई है एनर्जी की वो मैच नहीं हो रही है. ठीक है, सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड. अब ज्यादा क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है. ठीक है, मतलब कि जो एनर्जी की, जो इलेक्ट्रिसिटी की या जो एनर्जी है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसकी इतनी सप्लाई नहीं हो रही है. सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? सप्लाई नहीं हो पाने का रीज़न है कि कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो स्केयर होते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी पर हमारा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर कौन से सोर्स का है? थर्मल एनर्जी का. राइट, थर्मल एनर्जी जो है वो यूज करती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज.
मतलब कि जो रिन्यू नहीं हो सकते, जिन्हें हम बार बार जो है यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल थर्मल एनर्जी में जैसे कि आया हमारा कोल, ठीक है, तो कोल जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, कोल जो है वो कम होता जाता है, कम होता जा रहा है, उसकी स्केर्सिटी हो रही, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कोल मिल नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें जब कोल ही नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे, राइट। तो सिर्फ इसकी वजह से जो वो सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, लेस हो रही है, ठीक है। और जो डिमांड है वो तो हाई चल ही रही है। उसके बाद में जो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है उसकी वजह से भी जो जितनी एनर्जी बनाई है उतनी पूरी अमाउंट जो है वो एक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रही, कम अमाउंट में पहुंच रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसे हमें जस्टिफाई करना है। देखो ऐसा नहीं बोला इन्होंने कि आप इस पे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिंपल बोला है कि ऐसा तो होता है, ठीक है, ये बात सही है उनके हिसाब से कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो ओवरकम है वो किए जा सकते हैं। लेकिन बस अब हमें ये बताना है कि कैसे मतलब कि इसको जस्टिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ओके। तो बस इस चीज को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। So when the resources are extracted at more rapid pace than its regeneration, then we can say that carrying capacity of the environment reduces, ठीक है। जब resources ज्यादा extract हो रहे हैं, जितनी स्पीड से वो रिन्यू मतलब कि जितना वो रिन्यू हो रहा है उससे ज्यादा जो है अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एनवायरमेंट जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानिए स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखो हमें ना ग्रास चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ग्रास चाहिए। अब जितनी स्पीड से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितनी स्पीड से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो ग्रो नहीं हो पा रही, मतलब कि जो न्यू ग्रास है वो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारा एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो अब जब वो ग्रो उतनी स्पीड से नहीं हो रही है तो एक टाइम के बाद में ये होगा ना कि हमारे पास में जो ग्रास है उसकी स्केर्सिटी हो जाएगी, राइट। सेम वे में जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उन्हें लो, जब वो उतनी जल्दी जो है न्यू नहीं बन सकते हैं, ओके, या वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं जितनी स्पीड से हम उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्या अकर होता है, स्केर्सिटी अकर हो जाती है, ठीक है। और स्केर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है, स्केर्सिटी की वजह से ही जो क्राइसिस है वो अकर हो रहे हैं, राइट। So the environment fails to perform its function of sustaining life and this results in an environmental crisis, ठीक है। तो अब जब एक्सट्रैक्शन ज्यादा रेट से है और उनका जो रीजनरेशन है वो कम रेट से है, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो एनवायरनमेंट है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। फंक्शन कौन से, सस्टेनिंग लाइफ एंड इट्स रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट्स इन एन एनवायरनमेंट क्राइसिस, ठीक है। वो उनकी जो ये जो रिसोर्सेज है उनकी लाइफ को इतना सस्टेन नहीं कर सकता और इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस आ गए, ठीक है। हमें देखने को मिला कि वो जो पर्टिकुलर सोर्स है वो खत्म ही हो गया, अभी तो स्केयर था, धीरे धीरे जो है वो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। These environmental crises are the result of a fall in carrying and absorptive capacity of the environment, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पैराग्राफ्स थे उसमें हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं उतना जो है जनरेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से अब जो एनवायरनमेंट है वो इतना थोड़ी ना आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है जितना स्पीड से आप दे रहे हो, जितना स्पीड से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। In today's scenario, the rate of consumption of resources is faster than the rate of their production. Consequently, the resources get exhausted quickly. बिल्कुल सही बात है, जो रेट हम कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा है। हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। एक जो टर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका हम ध्यान ही नहीं रख रहे। हम तो ये सोचते हैं भाई हम अपनी लाइफ जी लें, आने वाली जनरेशन उनकी देखे, वो हमारी दिक्कत नहीं है, राइट। हम जो है बिल्कुल रिसोर्सेज को ब्लाइंडली यूज कर रहे हैं, ये ना देखते हुए कि जब जरूरत नहीं है उतना तो मत लो, राइट।
जितनी रिक्वायर्ड है उतना यूज करो, लेकिन जहां पर आप उसे सेव कर सकते हो सेव कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फैन है, चालू छोड़ के आ गए रूम में, ठीक है, क्या जा रहा है, पापा हैं बिल भर देंगे, बहुत पैसा हमारे पास है, ये सोच के हमने जो है वो फैन ओपन रहने दिया, ठीक है, वो जो है वो चल ही रहा है, बल्कि उस रूम में कोई भी नहीं है, उस फैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने खराब की, राइट। टैप ओपन करके छोड़ के आ गया, मतलब कि वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो उस फ्लो होने का या वो जो टैप ओपन रखने का कोई मतलब नहीं था, वो बस हम भूल गए इसलिए हमने टैप छोड़ दिया, या हमने सोचा ये क्या है, टैप खुला भी है तो ठीक है, कौन इतनी मेहनत करे, राइट। तो ये सब कुछ क्या है, ये बता रहा है कि हम जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रेट से यूज कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये जो है डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जब अब जो इन्वायरमेंट है वो भी इतना हमारे साथ थोड़ी ना देंगी, इन्वायरमेंट ने भी बोला कि चलो पहले इंसान ने गलती करना स्टार्ट की, थोड़ा थोड़ा जो है वो ये सारी चीजों में हम बोलेंगे कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन ये अब आदत बन चुकी है, तो एनवायरनमेंट ने भी बोला कि अब मैं इतना साथ नहीं दूंगा, राइट। अब आप जो हो ओवर यूसेज कर रहे हो चीजों का, तो उसकी वजह से अब आपको ही इसका जो है रिजल्ट मिलेगा, आपको ही ये भुगतना पड़ेगा, राइट। तो एनवायरनमेंट अब हमें इतना जो है प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएगा जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। But on the other hand, renewable resources get renewed or replenished quickly. जो renewable resources हैं वो तो जल्दी जल्दी renew हो जाएंगे ना, वो तो non renewable resources का था, लेकिन जो renewable है, जो कि वापस बन सकते हैं, जो कि regenerate हो सकते हैं, वो तो वापस जो है वो quickly उनमें हम देखेंगे कि वो renew हो गए। These are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy, right? ये जो resources हैं ये कैसे हैं, ये है unlimited और human की activities से इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि सोलार एनर्जी, आप कितनी ही सनलाइट ले लो, सनलाइट ये नहीं बोलेगी कि नहीं अब मैं स्केयर हो जाऊंगी, राइट। आप कितनी ही ले लो, आप दिन भर बैठे रहो धूप में, धूप उतनी ही रहेगी, धूप की जो क्वांटिटी, हम ये नहीं बोलेंगे ना कि जो सन है वो नहीं आ रहा है बिकॉज हमने जो है ज्यादा सनलाइट ले ली, राइट, ऐसा नहीं होगा, सनलाइट जो है वो उतनी आती रहेगी। तो जो सोलार एनर्जी है वो कभी हम बोलेंगे कि वो जो है कभी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। जो सन है वो आपको कभी कभी बिकॉज ऑफ वेदर देखने को नहीं मिलता है, राइट। जैसे कि रेनी सीजन्स में यूजुअली होता है कि उतना जो है अगर बारिश है, अगर क्लाउड्स जो हैं अगर उनने सन को पूरा कवर कर लिया है तो उसकी वजह से सन नहीं दिख रहा है हमें, ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज में तो आपको सन देखने को मिलता है। तो उस सन से वो जो सनलाइट आ रही है उस लाइट के यूसेज से क्या हो सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। आप बाहर की हवा कितनी भी ले लो, जो खुली इन्वायरमेंट की हवा है, क्या वो कभी खत्म होगी, नहीं होगी, राइट। तो जो विंड एनर्जी है वो हम यूज कर सकते हैं। तो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली एनर्जीज हैं, तो अगर हम इनका यूसेज करें तो हम ज्यादा अच्छी, मतलब कि लंबे टाइम तक जो है एनर्जी बन सकती है, और साथ ही साथ में इसमें स्केर्सिटी भी नहीं आएगी, राइट। तो मतलब कि जो ये पावर क्राइसिस है, जो एनर्जी क्राइसिस है, वो हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलार एंड विंड एनर्जी, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जीज। अब इनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें हम ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके लिए जो है अब टेक्नोलॉजीज हमें जो है बनानी है, ओके। एडवांस टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन कीजिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर की जाए, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से ये जो एनर्जी नहीं स्टोर कर पा रहे या और भी जो इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किए जा सके, ओके। Hence, energy crisis can be overcome by the increased use of cost-effective technology of searching the renewable resource of energy, ठीक है। तो ये कुछ cost-effective technology वगैरह का यूसेज करो और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो बनाओ, ताकि ये जो है रिन्यूएबल सोर्सेज का हम ज़्यादा अच्छे से यूसेज कर सकें और उसके यूसेज से जो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके,
ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस पार्ट के, ठीक है। तो अब एक और चीज़ सीख लेते हैं और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोगों को वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। ओके, देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, गूगल ओपन करना है, गूगल पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com और उसे सर्च करना है। ये magnetbrains.com आपको सर्च करना है तो जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, ये ओपन हुई, इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे स्क्रॉल करने से कुछ ये आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के ऑप्शन है। जिस भी क्लास का वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने से जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट हमारे सामने क्लास 12th ओपन है, तो क्लास 12th की जितनी प्लेलिस्ट है वो सारी हम देख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही क्लियरली क्लास 12th इकोनॉमिक्स, राइट। यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के सारे लेक्चर्स मिलेंगे सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज एंड जो हमारा टॉपिक वाइज है अरेंज, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर है और फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर बना है इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू पढ़ना है, तो क्या करना है, इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ओपन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ओवरव्यू है इस पर क्लिक कीजिए, इस ओवरव्यू पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक कॉर्नर में देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का जो ऑप्शन है, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कीजिए इफ आपको जस्ट इसके नेक्स्ट वाला वीडियो देखना हो तो। अगर नेक्स्ट नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो, वापस जो होम पेज है हमारी वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसी वे में फिर वापस वही सेम प्रोसीजर जो अभी इसके लिए की, वही सेम प्रोसीजर करना और इस वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ ये जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 था ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।